प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, हम लोग आज का सेशन जो है वो ऑन करते हैं। आज हम लोग डे 23 पर पहुंच गए हैं और चलिए बस देखते जाते हैं ये सिलसिला कहाँ तक यूं ही चलता रहता है। जब तक एग्जामिनेशन आपकी इन नहीं हो जाती तब तक हमारी ये जो सेशन है आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। आप जल्दी से मेहनत कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए इस सेशन के माध्यम से। और इस बार बच्चे अपने एक रिजल्ट को जो है ना वो सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि सारा मैटर वहीं पे है कि एक रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हम भी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक रिजल्ट मिल जाए, और आप भी मेहनत इसलिए करो ताकि आपको एक रिजल्ट मिल जाए। तो चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, हर हर महादेव, जय श्री राम। पहला क्वेश्चन आज का ऑन करते हैं। और देखिए ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है ना, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का 4/2/2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, क्लर्क, पीओ, आईटी अधिकारी, अर्थशास्त्री, डॉक्टर, वकील तथा ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। तो 7 लोग हैं, 7 व्यवसाय है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान व्यवसाय नहीं करता। तो सबसे पहले काम क्या करना है ना कि एक सर्किल हम लोगों को इस डिजाइन कर लेनी है, और इस सर्किल पे 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेनी है। तो 2 लोग हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, और ये रहा 7वां व्यक्ति। अब जो भी है सबका नामाकरण कर दो। तो कौन कौन है, तो ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, और ये लास्ट जो है ना वो जी है। अब जिसके साथ कहेगा है उसको रख लेना अंदर, और जिसके साथ कहेगा बच्चे नहीं है उसको कर लेना बाहर। तो देख लो क्या कहता है। सी किसके रूप में कार्य करता है सर, तो क्लर्क के रूप में कार्य करता है। यानी जो भी सी है ना बाबू वो क्लर्क के रूप में कार्य करता है। ए अर्थशास्त्री या डॉक्टर के रूप में काम नहीं करता। तो ए किसके रूप में, तो अर्थशास्त्री के रूप में या डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं करता, काट लिया हमने। फिर कहता है ई अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है, जबकि ई की बात करें तो ई भी अर्थशास्त्री या क्या नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, लिखकर काट लो। बी ड्राइवर या अर्थशास्त्री या डॉक्टर या पीओ के रूप में काम नहीं करता। तो बी क्या क्या काम नहीं करता है, तो बी ड्राइवर नहीं है, फिर क्या नहीं है, तो अर्थशास्त्री नहीं है, फिर क्या नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, और फिर क्या नहीं है, तो पीओ नहीं है। ये 4 चीज बी नहीं हो सकता है। फिर कहता है एफ आईटी अधिकारी के रूप में काम करता है। तो एफ जो है वो किसके रूप में, तो आईटी अधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो अंदर लिख लो। डी डॉक्टर या पीओ नहीं है। अब डी की बात करें तो ये भी भाई साहब डॉक्टर या पीओ नहीं है। क्लियर, जो भी है नहीं है सारा यहीं पे आ गया। अब इसके बाद ही पजल की व्यवस्था स्टार्ट होगी। तो देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पीओ के रूप में काम कर सकता है। चलिए पीओ को ढूंढते हैं। अच्छा, बी तो पीओ के रूप में काम नहीं कर सकता है, डी भी पीओ के रूप में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देख लो, अब 2 लोग पीओ के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। ये क्लर्क है, ये आईटी अधिकारी है। तो अब सबसे पहले हमको देखना होगा कि अब जब ये दोनों पीओ के रूप में काम नहीं करेंगे तो या तो ई, या तो जी, या तो ए, ये तीनों में से कोई एक ही जो होगा वो पीओ के रूप में काम करेगा। तो हम लोग इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ई अर्थशास्त्री नहीं है, बी भी अर्थशास्त्री नहीं है, और ये भी अर्थशास्त्री नहीं है। तो फिर अर्थशास्त्री के लिए 2 ही व्यवस्था बचता है। एक व्यवस्था डी के पास बचता है, और एक व्यवस्था किसके पास, तो जी के पास बचता है। अब फिर से देख लो, ये भी डॉक्टर नहीं है, ये भी डॉक्टर नहीं है, ये भी डॉक्टर नहीं है, और ये भी डॉक्टर नहीं। तो 1 2 3 और 4, ये 4 लोग डॉक्टर है नहीं। तो बाकी अब डॉक्टर किसको बनना पड़ेगा, इसको, यानी ये डॉक्टर है और ये हमारा अर्थशास्त्री है। तो डॉक्टर भी खत्म और अर्थशास्त्री भी खत्म। अच्छा, फिर से ध्यान से देखना, अब हमारे पास कितने बच गए, तो 1 2 3 बच गए। ठीक है, अब इस तीनों की हम बात करें तो फिर आते हैं पीओ पे। तो पीओ कौन नहीं था, तो ये नहीं था। तो अभी भी पीओ के कितने चांस है, तो 2 चांस है। अब देख लो, एक हमको बोला था कि सर ई क्या नहीं है, तो बी ड्राइवर भी नहीं है। तो जब बी ड्राइवर नहीं है तो फिर ये या ये, इस दोनों में से कोई एक व्यक्ति ड्राइवर हो सकता है। तो या तो ड्राइवर ये हो सकता है, या तो ड्राइवर ये हो सकता है। इसी तरीके से जब ये पीओ नहीं है तो या तो पीओ ये हो सकता है, या तो पीओ ये हो सकता है। यानी ए और ई में से कोई एक को पीओ बनना है। अब देख लो,
हमारे पास ई का ऑप्शन सेट नहीं किया गया है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। तो इसको कहते हैं आपका टाइप 2 का पजल। ये कैसा टाइप का है, टाइप 2 का पजल है। और इस रेंज का पजल आपको एनटीपीसी में पूछा गया है, जहां पे थोड़ी सी सावधानी अगर हट गई ना, तो दुर्घटना घटने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपकी दुर्घटना घटित हो ही जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि सर ये अच्छा वाला पजल था और सही में बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखोगे बच्चे, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 5/2/2002 को पूछे गए हैं। और देखो क्या कहता है, 5 व्यक्ति कौन कौन है, तो अभी है, राज है, ब्रिज है, रिट है और दास है, एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। राज रिट के ठीक ऊपर बैठा है, तो जहां भी बच्चे राज बैठेगा, किसके ऊपर बैठेगा, तो रिट के ठीक ऊपर बैठेगा, यानी इन दोनों के बीच कोई नहीं। रिट अभी के ठीक ऊपर है और रिट किसके ऊपर है, तो अभी के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। फिर कहता है रिट तथा दास के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो रिट जब यहां है और दास के बीच में कितने, 2 व्यक्ति, वाइस वर्सा केस जा सकता है। यदि दास अभी से नीचे है, अब देख लो दास जब अभी से नीचे है, तो यहां दास को रखना होगा और एक व्यक्ति को हमें और यहां पे जगह देना होगा। तो दास तथा राज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दास और राज के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं, और 3 किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये दूसरे वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो बाबू आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। अब देख लो भैया, ये वाली क्वेश्चंस को आप कह सकते हो कि सर ये वाली क्वेश्चन तो बउआ का झुनझुन्ना होती है। क्यों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नीचे आओ। पूछता है कितने लोग सभी 3 भाषा जानते हैं। सभी 3 भाषा जानते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन चाहिए, और इंटरसेक्शन हमारा हम यहीं पे देख रखा है, जो मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में इन्वॉल्व है। तो तीनों में इन्वॉल्व कितने लोग हैं, तो 175 लोग हैं। तो आंसर हम लोग 175 लोग लगा लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे को हम लोग बउआ का झुनझुन्ना ही समझेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर एग्जाम के बारे में बताइए। बच्चा अभी एग्जाम के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल कोई उचित बात नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम के बारे में आप कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो। अब देख लो भैया, एक ही पासे को कितनी बार घुमाया, 4 बार। खुश रहिए अतुल। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी पासे को 3 बार 4 बार 5 बार घुमाए ना, वो आसान हो जाता है। बोलोगे सर कैसे, तो देखो ट्रायंगल के अपोजिट पे चाहिए, पहले ट्रायंगल को ढूंढ लो कहाँ है जी, तो सर ट्रायंगल यहाँ है। ट्रायंगल को कौन जानता है, तो सर ये डिवीजन जानता है, प्लस जानता है। अब देखो तो अगर यहां से यहां कंपेयर करोगे तो एक ही एलिमेंट कॉमन मिलेगा, लेकिन यहां से यहां कंपेयर करोगे तो 2 एलिमेंट कॉमन मिलेगा। हमने हमेशा सिखाया है कि जहां 2 एलिमेंट कॉमन होगा आप वहीं से रिलेशन जोड़ना। तो इसमें 2 एलिमेंट कॉमन है, तो ट्रायंगल का अपोजिट कौन हो गया, तो सर्किल हो गया। सर्किल किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है बच्चे। तो इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना, वो बेहतर नहीं बेहतरीन आंसर होगा। क्योंकि रूल कहता है कि जब 2 एलिमेंट कॉमन दिखने लगे ना, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पंकज गुप्ता जी कह रहे हैं सर 2026 में होगा एग्जाम, नहीं बच्चे 2025 में ही एग्जाम होगा। लेकिन अब देखो वो इलेक्शन के पहले एग्जाम लेता है कि इलेक्शन के आसपास एग्जाम लेता है, अब ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है एकदम, इसको झुनझुना वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं। है कुछ नहीं, पढ़ना लिखना सुनना और बोलना। आपको इसको शाब्दिक क्रम में सजाना है। तो शाब्दिक क्रम ऐसे समझिए कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, कि सबसे पहले बच्चा जब बड़ा होगा ना थोड़ा सा, तो वो सुनना शुरू करेगा। जब दूसरे की बातों को सुनेगा तो धीरे धीरे वो वर्डिंग करते हुए बोलना सीख लेगा। जब बच्चा बोलना सीख लेगा तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, तो पढ़ना सीखेगा। और लास्ट में वो क्या सीखेगा, तो लिखना सीखेगा, ठीक है। क हम पहले बोलना सीख लेते हैं, लेकिन क लिखना हम लोग बाद में स्टार्ट करते हैं। यानी क्या है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। लिखने के बाद पढ़ना नहीं सीखते हैं रे, पहले पढ़ना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखना सीखते हैं। अक्सर देखे है ना, क ख ग घ हम सीख लेते हैं कि कैसे होगा, लेकिन लिखने को बोला जाता है तो गड़बड़ा जाते हैं बच्चे। यानी पहले क्या सीखेगा बच्चा, तो पढ़ना सीखेगा, और उसके बाद क्या सीखेगा बच्चा, तो लिखना सीखेगा। यानी लिखना सबसे अंतिम प्रक्रिया होगी, ठीक है बच्चे।
नेक्स्ट वन देखो बाबू, देखिए ये अवस्था दी गई है व्यक्ति की, यानी मनुष्य की अवस्था दी गई है। तो सबसे पहले शैशव अवस्था होगा, जिसको हम लोग एकदम कहते हैं शिशु। शैशव अवस्था से फिर कौन आएगा, तो बचपन आएगा। और बचपन से फिर वो बड़ा होकर के किशोरा अवस्था में जाएगा। उसके बाद युवा अवस्था में जाएगा और तब प्रौढ़ा अवस्था में जाएगा। यानी कि 23-41 चाहिए। अब देख लो 23-41 किस में दे रखा है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ये एसएससी CHSL का 10+2 का DEO और LDC दो दो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे, दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन क्या है, दही, दूध। अच्छा, सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है। कोई नहीं बच्चा, कभी कभी रॉन्ग आने से ही आप सीखोगे, ठीक है। जिस समय लगेगा ना कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, उस समय फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा आप पढ़ने वाले हो ना, हमेशा अपने आप को कम आंको कि अभी हम बहुत कुछ नहीं जाने हैं। तब आप में सीखने की ललक जो है ना वो बरकरार रहेगी। और जिनके अंदर सीखने की ललक बरकरार होती है ना, अक्सर में रिजल्ट उन्हीं के आसपास आकर के भटकता है। तो अपने सीखने की ललक को है ना बच्चा कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही सीखने की ललक आपको सक्सेस जोन तक पहुंचाती है। तो देखिए जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर ही देंगे, ठीक है। अब जो बच्चे प्रोसेस जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस से क्या क्या मिलता है, उन बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन झुनझुना है। लेकिन जिनको प्रोसेस नहीं पता है, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बड़ा दर्द देने वाला है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस, सबसे पहले हम किसको लाएंगे, तो गौ माता को लाएंगे। गौ माता से क्या निकालेंगे, तो दूध निकालेंगे। दूध से फिर हम क्या कर देंगे ना कि दही जमा लेंगे, ठीक है। उस दही में से हम लोग छाछ अलग करेंगे और मह करके मक्खन अलग करेंगे। और जब उसी मक्खन को हम पिघलाएंगे, तो मक्खन को पिघलाने पर हमको घी की प्राप्ति होगी, ठीक है। यानी कि 42-13-65 चाहिए। 42-13-65 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहां थोड़ी भी सावधानी हटी ना, तो दुर्घटना घटने में समय नहीं लगेगा। यानी वही हमने कहा कि जिसको प्रोसेस पता है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, दूध से लेकर के घी तक का प्रोसेस क्या क्या होता है, उन बच्चों के लिए गेम आसान है। लेकिन जो बच्चे इस प्रोसेस से वाकिफ नहीं है, वो यही कंफ्यूजन में रहेंगे कि पहले घी आएगा कि पहले मक्खन आएगा, ठीक है, पहले दही आएगा कि पहले मट्ठा आएगा। और फिर उनका गेम जो है वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एसएससी सब में क्वेश्चन जो है ना कभी कभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट कर देता है। यानी अगर नॉलेज है तो आप बना लोगे इजिली, और नॉलेज नहीं है तो फिर तो भैया वैसी क्वेश्चन आपको समस्या में डालने के लिए काफी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखोगे, ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी, तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ पाएगा। इसका मतलब है कि इसने किसको पिन किया है, तो इसने सरकार को पिन किया है कि यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी, तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। स्टेटमेंट हो गया। अब देखो क्या कहता है पूर्वानुमान। सरकार ही भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है। अब देखिए यहां हम बार बार सीखते आते हैं कि अगर लॉजिकल रीजनिंग में एकमात्र का प्रयोग किया जाए तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। हम लोग ये हमेशा सीखते हैं ना कि लॉजिकल रीजनिंग में एकमात्र का प्रयोग किया जाए तो वो गलत हो जाता है। लेकिन साथ में हम एक नोट्स भी लिखाते हैं कि अगर एकमात्र केवल एक का प्रयोग स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से किया गया हो, तो एकमात्र कंक्लूजन में, अजम्पशन में, आर्ग्यूमेंट में सही हो जाता है। तो देखिए यहां जैसे ही बोला कि यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी, तभी हमारा देश समृद्ध हो गया। यानी इनडायरेक्ट रूप से वो बतला दिया कि भैया भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, तो वो रास्ता सरकार है। तो इनडायरेक्ट रूप से एकमात्र स्टेटमेंट में दे दिया गया था, ठीक है। इसीलिए हमारा पूर्वधारणा में एकमात्र वैलिड हुआ। अगर यहां सरकार ही नहीं करता, सिर्फ सरकार करता, तो वो इनडायरेक्ट रूप से एकमात्र को नहीं दिया होता, तब हम लोग पहले को गलत कर देते, ठीक है। तो ये एकमात्र वाला क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट रूप से एकमात्र दिया गया है ना, तो वो मान्य हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग में।
अब कहता है भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है। हम ये भी अजम्पशन ले सकते हैं ना, क्योंकि पूर्वानुमान है, और पूर्वानुमान किसका होता है, तो स्टेटमेंट देने वाले ने स्टेटमेंट देने से पहले जो सोचा है वही पूर्वानुमान है। तो स्टेटमेंट देने वाले ने ये जरूर सोचा होगा कि हमारे देश को समृद्ध बनने में कौन रोक रहा है, तो भ्रष्टाचार रोक रहा है। और भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगा सकता है, तो केवल सरकार ही लगा सकती है। यानी एक और दो दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। और देख लो तो ऐसी व्यवस्था किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसी व्यवस्था किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमेशा इस वाले के लिए मैं एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, इस नोट को आप याद कर लोगे तो आपकी ये गलतियां जो है ना एकमात्र के कारण वो रुक जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में एकमात्र सभी केवल शब्द आने पर वह गलत हो जाएगा, लेकिन यदि स्टेटमेंट में इन शब्दों का प्रयोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में किया गया हो, तो ये सभी शब्द मान्य होते हैं। ठीक है, एकदम इसको अपने जहन में बैठा करके रख लोगे। ठीक है, इसको एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में डाल करके रख लोगे कि केवल एकमात्र सभी एक ही रास्ता जैसा शब्द जो है ये लॉजिकल रीजनिंग में तो वर्जित है, लेकिन यदि स्टेटमेंट में इन शब्द का प्रयोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कर दिया गया है तो ये बिल्कुल मान्य होगा। विमल कुमार जी पूछ रहे हैं दो कैसे सही होगा। चलिए हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तब आपका दो सही होगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए। पजल बहुत टेढ़ा टॉपिक है। अब मान लीजिए इंडिया में पजल पढ़ाने वाले बस 10 ही शिक्षक हैं। ऐसे समझिए आप इस क्वेश्चन को। पजल पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं, तो 10 ही शिक्षक हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यदि बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करना है तो इन 10 शिक्षकों से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब बैंकिंग के एग्जाम में पजल का संख्या बहुत छोटा है, और पजल इंडिया में पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं, तो 10 शिक्षक हैं। तो हमने स्टेटमेंट क्या दिया कि यदि बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करना है तो इस 10 शिक्षक में से किसी एक से पढ़ना अनिवार्य है। अब हम कह रहे हैं पूर्व धारणा, तो हमने ये क्यों कहा, तो हम पहला कह रहे हैं कि ये 10 शिक्षक ही ऐसे हैं, ये 10 शिक्षक ही ऐसे हैं जो बैंकिंग में स्कोरिंग करने में मदद कर सकते हैं। सही है। हम दूसरा कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर वाले बच्चों के लिए पजल जो है वो सबसे बड़ी बाधक है। तो क्या ये हम गलत कह रहे हैं बच्चा, ये भी तो हम सही कह रहे हैं ना। हमने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर पद एग्जाम निकालना है बैंक का तो आपको इन 10 शिक्षक में से किसी ना किसी से ट्रीट होना पड़ेगा, क्योंकि वो पजल वही 10 टीचर पढ़ा सकते हैं। तो दूसरा हमने जो कहा कि बैंकिंग सेक्टर में पजल के बिना पास आउट होना मुश्किल है, तो ये हम गलत कहाँ कह रहे हैं। वही चीज तो सेम चल रहा है ना, कि भ्रष्टाचार को कौन खत्म कर सकता है, तो केवल सरकार ही खत्म कर सकता है। हमने ये स्टेटमेंट दिया, तो हमने ये स्टेटमेंट क्या क्या सोच कर दिया होगा। तो पहला तो सही है कि इकलौता उसी के पास अधिकार है भ्रष्टाचार को खत्म करने का। और दूसरा जो कहा कि भैया सर
वॉइस तो आना चाहिए जी। कौशल देखोगे बच्चे, वॉइस की कोई इश्यू आ रही है क्या? हेलो माइक चेक, आवाज तो आ रही है बच्चे? वीडियो में देख लो तो। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए तो किसका पूछता है, तो सर पॉइंटर का, POINTE और R, यही है ना बाबू? तो ध्यान से देखिएगा, ये 14 है और ये 5 है। 14 5 कितना, 19। 19 और एक कितना, 20। और इन दोनों को मिला दिए तो 30। तो 30 20 कितने, 50। 50 और 20 कितना, तो 50 और 20 हो गया सर 70। और 70 और 20 कितने, तो सर 90। इसमें से दो लिए थे, तो 90 और 7 कितने, तो सर 97। यानी इसकी टोटल प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, तो 97 हो गई। मन करे तो आप लिख सकते हो और लिख करके आप जोड़ सकते हो। आपको 10 से 15 सेकंड जो है ना, लिखकर जोड़ने में आपको ज्यादा समय लगेगा। और बिना लिखे हुए अगर आप जोड़ोगे ना, तो आप 15 सेकंड पहले ही इसका जवाब दे सकते हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो ये भी आपके एग्जाम में ही पूछे गए प्रश्न है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से। अच्छा ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखे तो इसमें ओ देख लो और यहाँ डबल ओ देख लो। अब देखो तो यहाँ भी सेकंड प्लेस पे 3 है, और यहाँ लास्ट और थर्ड लास्ट जो है वो भी 3 है। इसको देखकर हम कह सकते हैं ना कि सर प्लेस के अकॉर्डिंग रन कर रहा है। और बच्चे हमें मालूम है कि जब भी पूरा सिस्टम हमारा प्लेस के अकॉर्डिंग रन करता है, तो जो एलिमेंट जहां है वहीं लिखेंगे। आर की बात करें तो सेकंड है और सेकंड में 1 है। ए की बात करें तो पीछे से तीसरा तीसरा 8 है। एन की बात करें तो एन आगे से तीसरा, तो तीसरा कौन है, तो 9 है। यानी 18 9 चाहिए। 18 3 है इसमें, 18 9 है, 18 9 नहीं है। अब देख लो, इसके बाद यहीं पे डिसीजन ले लेना है कि कौन जाने वाला है। तो एस की बात करें तो एस देखो 2 2 चौथा है, तो 2 2 4 में 5, यानी एस के लिए प्लेस वैल्यू 5 आएगा। यहाँ 3 संभव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा बाबू। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। बस यही काम करो कि वहीं से वहीं बनाना आप सीख लो। बस जैसे मैं अप्रोच लेता हूं ना, वो अप्रोच सीख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो तो 9 था, 15 था, उसके बाद 23 दे रखा है, उसके बाद 33 दे रखा है, उसके बाद पूछता है सर व्हाट होगा। तो चूंकि बहुत धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ रही है ना, और धीरे धीरे सीरीज जब आगे बढ़े तो वो एडिशन सीरीज है। तो देखो 9 से 15 आने का मतलब आप 6 जोड़ोगे ना, और फिर 15 से 23 होने का मतलब है आप 8 जोड़ोगे ना, और 23 से 33 होने का मतलब है आप 10 जोड़ोगे ना। तो पहले 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। तो अगले टर्म में आपको 12 जोड़ने होंगे, क्योंकि 2 की बढ़त हो रही है। तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। यानी बंधु 45 चाहिए। और 45 देख लो बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सर। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखो तो क्या दे रखा है, 4 है, 7 है, 14 है, 24 है, 41 है। पूछता है सर नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगला क्या होगा। ध्यान से देखोगे, 4 से 7 होने का मतलब है आपने 3 जोड़ा। और फिर देखो 7 से 14 होने का मतलब है आपने 7 जोड़ा। अब फिर से आपने कितना, तो 10 जोड़ दिया। और फिर से आपने 11 में से 1 गया तो 7, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ 3 में से 1 17। अच्छा ध्यान से देखना तो जुड़ कैसे रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 7 3 तो 10 मिलेगा। इसी तरह अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 10 7 17 मिलेंगे। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 17 और 10 कितने, तो 27 मिलेंगे। यानी यहाँ पे हमें 27 बढ़ाने होंगे। 7 और 1 कितना, 8, और 4 और 2 कितना, 6। 68 किस वाले ऑप्शन में है, अच्छा क्वेश्चन है जी।
तो 68 हमारा बी नंबर ऑप्शन में है। तो आंसर बच्चे हम लोग किसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहा हूं। देखिए एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन है। क्या है मेरे पास, 18 है। अच्छा अगर इसको हम दो गुना कर दे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। और अगर -6 कर दे तो 36 में से 6 गया तो 30 मिल गया। इसी तरह से हमारे पास 36 है, अगर हम दो गुना करते हैं तो 36 दूना कितने, 72। और इसमें अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 66 मिलने चाहिए। देखो तो है कहीं क्या, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो परफेक्ट आंसर हमारे क्या हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। यानी किए कुछ नहीं गए थे, बस 2 से गुना कर करके और 6 माइनस कर दिया गया था। हमने जैसे ही 2 से गुना करके 6 माइनस किया तो 36 दूना 72 हो गए, और 72 में से 6 को हमने माइनस किया तो 66 हमारे पास मूल रूप से आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अच्छा देखिए, एक पुस्तक पढ़ता और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम से वो परिचित है। यानी ए ने कोई पुस्तक पढ़ा और उसको पता था कि ये पुस्तक जिस लेखक ने लिखा है, हम उस लेखक के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड रिलेशन देने का तरीका। सी का चाचा लेखक बी है, यानी लेखक कौन है, तो बी है, और बी कौन है, तो सी का चाचा है। अब कहता है ए की पुत्री सी, तो ए की बेटी जब सी है, इसका मतलब है कि ए इसका पप्पा भी हो सकता है या ए इसकी मम्मी भी। अगर ए पप्पा हुआ तो बी इसका कौन हो जाएगा, ए का भाई। और अगर ए लड़की हुई तो इसके पति का भाई। अब किस प्रकार ए बी से संबंधित है, तो या तो ए भाई होगा बी का, या तो भाभी होगी। तो भाभी तो है नहीं, इसका मतलब भाई ही लगाएंगे, और भाई लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में लगाएंगे। तो आंसर हमारा बच्चे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देख लो, सी का चाचा लेखक बी है, तो सी का चाचा होने के लिए पहले सी का पप्पा चाहिए, और पप्पा का भाई है बी। चाचा है तो लड़का, और यही बी क्या है बाबू, तो यही बी लेखक है। अब कहता है ए की पुत्री सी, तो सी पुत्री है, किसकी पुत्री है, ए की। अब पूछ रहा है ए बी से किस प्रकार संबंधित, तो देखिए ए का दो केस। अगर ए इस व्यक्ति की पत्नी हो गई तब भी सी ए की पुत्री हो जाएगी। अब ए का रिलेशन अगर हम बी से पूछेंगे किस प्रकार ए से बी संबंधित है, तो ए से, यानी ए के बारे में नहीं बतलाना है, ए से बतलाना है, किसके बारे में, बी के बारे में। तो हम हो गए मेरे पति और मेरे पति का भाई, तो पति का भाई मेरा कौन हो जाएगा, तो देवर हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था कब होगी, जब हम ए को महिला मानेंगे तब होगी। लेकिन अगर यही हम ए को महिला ना मान करके ए को पुरुष मानते, तो देखिए सी का कोई पिता है और उसका भाई कौन है, तो बी है, जो कौन है, तो लेखक है। ठीक है, अब जैसे ही कहता है कि ए की पुत्री सी है, तो सी पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो ए की पुत्री है, तो ए यहां क्या हो गया, तो लड़का हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है किस प्रकार ए से बी संबंधित है, तो ए से बी क्या हो जाएगा, तो ए का बी भाई हो जाएगा। तो या तो देवर या तो भाई, देवर ऑप्शन में दिया नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, तो भाई के साथ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो कहता है बी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो किसका संबंध जानना है, बी का संबंध। किससे जोड़कर जानना है, सी से जोड़कर जानना है। तो ध्यान से देखिए, ए की माता बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है, तो ए की माता है, यानी ए जो है बी की बहन का बेटा या बेटी हो सकता है। और उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की है, तो किसकी, तो और यानी ए के लिए, तो ए की पुत्री सी है, तो बहन की बेटी सी है या भाई की बेटी सी है।
तो बहन की बेटी या भाई की बेटी, पूछा किसका, बी के बारे में। तो अब बी क्या लगने वाला है, तो अगर भाई का बेटा, भाई के तरफ से जाएंगे तो चाचा, और बहन के तरफ से जाएंगे तो मामा, यानी मातृवंश मामा हम कह सकते हैं। और यहाँ मामा दे रखा और यहाँ मातृवंश मामा दे रखा है, तो मामा मातृवंश से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ही लगाइए, जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल है, क्योंकि माता जो है ना कभी पिताजी के तरफ से मिलता ही नहीं है। ध्यान से देखोगे, एक ही माता बी की बहन है, एक ही कोई माता है जो किसकी बहन है, तो बी की बहन है, और उसकी पुत्री, तो और यानी किसकी, तो ए की, और उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की है। तो और उसकी पुत्री यानी ए की पुत्री सी कोई है जो कितने वर्ष की है, तो 21 वर्ष की है। अब पूछ रहा है बी किस प्रकार सी से संबंधित है, तो किसके बारे में, तो बी के बारे में, यानी बी का संबंध बतलाना है। किससे बतलाना है, तो सी से संबंध बतलाना है। किससे, सी से। तो देखिए, ए मेल है कि फीमेल है मालूम तो नहीं है, ठीक है। ए मेल है कि फीमेल है मालूम तो नहीं है। तो ए की माता बी की बहन है, और उसकी पुत्री यानी और उसकी पुत्री, ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी 21 वर्ष, यानी ए की पुत्री सी 21 वर्ष की है। तो देखिए, हम हुए मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की माता मेरी दादी, और दादी का भाई, तो हम उसको दादा कहेंगे। लेकिन अगर ए को माइनस बनाते हैं तो हम हो गए मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी नानी, और नानी का भाई क्या, नाना। यहाँ तो मामा आना चाहिए रे। एक ही माता बी की बहन है, एक ही माता बी की बहन है, और उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की है, और हमेशा दूर के लिए यानी एक ही पुत्री सी जो है वो 21 वर्ष की है। तो अब पूछ रहा है बी किस प्रकार सी से संबंधित है, मातृवंश मामा। ओहो, बी को लगाइए बच्चे, देखिए हमको भी परेशान कर दिया। देख रहे हैं, ए को जब हम प्लस समझ के बनाए तो नहीं, मातृवंश मामा का मतलब हुआ, इसका हम मीनिंग समझना भूल गए कि ये मीनिंग क्या कर रहा है। मातृवंश मामा का मतलब हुआ माता का मामा, ठीक है। मातृवंश मामा का सेंस क्या ले लिया, तो माता का मामा। देख लीजिए कितना टफ वर्ड यूज किया गया है, और किसमें, तो मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक एग्जाम में इतना टफ वर्ड यूज किया गया है। मातृवंश मामा का मतलब किसका मामा, तो माता का मामा। तो हम हो गए मेरी माता, मेरी माता की माता, तो यहां से चलेंगे तो मेरी माता का भाई, तो मेरी माता का भाई यानी ए का कौन हो गया, तो ए का मामा। इसी वही सी को क्या कहेंगे, तो मातृवंश मामा, यानी माता का मामा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन बहुत अच्छा था, ठीक है। इस ऑप्शंस को देख करके लगा कि हाँ भैया मजा दे सकता है कभी भी। आगे चले, क्या है बच्चे, एनटीपीसी का पेड बैच आपका चल रहा है सर। हाँ बच्चे, कबीर जी बिल्कुल, एनटीपीसी का 1000 परफेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, और उसमें वैसे ही क्वेश्चंस का चयन हमने किया है जिस क्वेश्चंस में आप बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो जिस क्वेश्चंस में आप फंसते हैं उस क्वेश्चंस की बहुलकता हमने यानी उसकी सर्वाधिक संख्या हमने रखी है जहां आप फंसते हैं। और मुझे मालूम होता है, इतने सालों से ये चीज़ तो मैं समझ ही गया हूं कि किन क्वेश्चनों में जाकर आप फंस जाते हो, तो आप उस बैच को ले सकते हो। देखिए कहता है ना सर, इसमें से ऑड मैन आउट आपको तलाशने हैं, यानी असंगत की पहचान करनी है। शताब्दी, वर्ष, माह। शताब्दी, वर्ष, माह ये तीनों कैलेंडर से रिलेटेड है, लेकिन हसोन्मुख जो है ये कैलेंडर से रिलेटेड नहीं है। तो हसोन्मुख जो है वही इसमें अदर से क्या हो जाएगा बच्चे, तो अदर से डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। अब देखो, यकृत, अधिवृक्क, पीयूष और अवटु ग्रंथि कौन अलग होगा। देखिए, पीयूष ग्रंथि दिमाग में होता है और ये छोटी ग्रंथि होती है, इसका काम सूचना तंत्र में मदद करना होता है। अवटु ग्रंथि जो होती है ये गले में होती है, ये कहाँ होता है, माइंड में होता है। ये ग्रंथि कहाँ होती है, गले के इस वाले हिस्से में तितली नुमा आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है
जो मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अधिवृक्क, ये भी छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, लीवर, आपने किडनी देखा है ना, किडनी के ऊपर ये इस तरह से बना होता है, यकृत, यही अलग है, क्योंकि ये भी साइज में क्या होगा, तो साइज बाई ये छोटा होगा, साइज बाई ये भी क्या होगा, छोटा होगा, साइज बाई ये भी क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन साइज बाई ये यकृत क्या होगा, तो बड़ा होगा। लीवर हमेशा बड़ा होता है। तो आंसर किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। यानी क्वेश्चन इतना अच्छा है कि थोड़ी सी अगर इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। एनटीपीसी का 1000 का ऑफलाइन भी चल रहा है, कैसे नहीं बच्चे, वो बैच सिर्फ ऑनलाइन चल रही है। लैब से लेते हैं क्लासेस, जिसके कारण क्वालिटी जो है ना वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। आइए ध्यान से समझेंगे। राजन कहां से चलना शुरू करता है, सर अपने घर से चलना शुरू करता है। इसका मतलब डायरेक्शन का प्रश्न है। जब भी आपको पता है, मैंने बताया है कि डायरेक्शन का प्रश्न हो, अंतिम लाइन पे आ जाओ। जब वो वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था, यानी हमको सिर्फ अंतिम डायरेक्शन देना है। तो जब अंतिम डायरेक्शन देना है तो कितना डिस्टेंस कवर किया उससे कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ राइट लेफ्ट से मतलब रखना है। तो ध्यान से देखो, राजन अपने घर से चलना शुरू करता है और सबसे पहले कहाँ जाता है, तो पूरब की ओर गया। उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है। फिर दोबारा कहाँ, दाएं मुड़ता है, और फिर वो चल करके दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चला, और अंत में फिर से वो दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु पी पे पहुंच गया। तो 4 बार दाएं मुड़ने का मतलब है फिर से वो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो जब पूरब में चलना शुरू किया था तो अभी भी वो कहाँ जा रहा होगा, तो अभी भी वो पूरब में ही जा रहा होगा। यानी 18 का आंसर, जितने लोग का बी आएगा उतने का सही है, शिवम का सही है, चंदन बाबू आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। 4 बार दायां या 4 बार बायां मुड़ने का मतलब ही होता है कि फिर से हमने सेम डायरेक्शन ही ले लिया। देख लो, सबसे पहले वो कहाँ चलना शुरू कर रखा था, ईस्ट में चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर गया, उसके बाद वो राइट मूव करके 3 मीटर गया। दोबारा से वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है, और अंत में वो फिर दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चल के बिंदु के पर पहुंच जाता है। अब वही पूछ रहा है, जब वो वहां पहुंचा यानी यहाँ पहुंचा तो वो किस दिशा में चल रहा था, तो 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, यानी फिर से वो उसी दिशा में चल रहा था, यानी वो फिर से पूरब दिशा में ही चल रहा था, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, मैंने चलना शुरू किया पूरब की ओर, कितना, तो 2 किलोमीटर। अब यहां से इसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ गया, और दाईं ओर मुड़ के मैं कितना चलता हूं, तो 3 किलोमीटर। इसके बाद फिर से मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ, और दोबारा दाईं ओर मुड़ करके फिर कितना चलता हूँ, तो फिर मैं 3 किलोमीटर ही चलता हूँ। फिर से मैं दाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ से दाईं ओर मैं मुड़ता हूँ और कितना चलता हूँ, तो 1 किलोमीटर। और फिर से अंत में मैं दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ करके मैं 1 किलोमीटर चल के बिंदु के पर रुक गया। अब यही पूछ रहा था, जब वो वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था, तो जब के बिंदु पे पहुंचा तो वो इस दिशा में चल रहा था। और ये वाली दिशा क्या होती है, तो ये वाली दिशा ईस्ट होती है, ये वाली दिशा वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। तो देख लो एक्चुअल में वो कहाँ जा रहा था, तो वो ईस्ट दिशा में जा रहा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो पूरब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट मूव करोगे ना, इसका मतलब ही है कि आप फिर से सेम डायरेक्शन में ही सफर तय करने लगोगे। तो वही हमने यहीं से यहीं देखा कि पूरब जाते समय 1 बार दायां, 2 बार दायां, 3 बार दायां, और अंत में 4 बार दायां। तो 4 बार दायां मुड़ गया, यानी फिर से सर वो कहाँ आ गया होगा, तो फिर से पूरब में ही आ गया होगा। तो इस छोटी सी बात को याद रखोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना, आप मुंजवानी बना सकते हो, आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नहीं बनाने के दो ही शर्त है, या तो ऊपर वो लेटर नहीं होगा तो नहीं बना सकते हैं, या तो रिपीटेशन अधिक बार हो जाएगा तब नहीं बना सकते। तो देखिए क्या कहता है, SEEMS, एस एक ही बार ई है,
और यहाँ कितनी बार ई का प्रयोग किया गया है, तो सर 2 बार ई का प्रयोग किया गया है। तो हमारे मूल तत्व में एक ही बार ई दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 बार ई दिए गए हैं, इसीलिए ये शब्द नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है बच्चे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगाइएगा। और इसको आप कह सकते हो कि सर ये वाली जो टाइप्स होती है एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला टाइप्स होता है। अब देखिए फिर से कहता है नहीं बनाया जा सकता, तो हम बात करें ओ एस ट्रिपल टी की, तो देखिए ओ तो मिल जाएंगे, एस भी मिल जाएंगे, लेकिन कितने टी मिलेंगे, तो सर मुझे तो 2 ही टी मिलेंगे। और यहाँ कितने टी को यूज कर दिया गया है, 3 टी को। तो हमारे मूल वाले शब्द में 2 ही टी था और उससे हम 3 टी निकाल ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ भी आंसर हमारे क्या जाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल परफेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखो सबसे पहले 1-2 वाले बच्चे देखो, कहता है सर कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, यानी कोई नहीं कितना, तो 22। तस्वीर ने कहा 2 रुपया दो, तस्वीर के पास था। सस्ती ने कहा 2 रुपया दो, सस्ती के पास था। चित्रकला 1 और 2 में मिलवाने को तैयार है और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, यानी 1 नंबर वाली व्यवस्था सही हो गई। कोई बात नहीं, पॉइंट एसपीजी। सभी चित्रकलाएं तस्वीर हैं। अब देखो चित्रकला भी यही है, तस्वीर भी यही है, और एक ही स्टेटमेंट को उलट कर लिखोगे तो कुछ के केस में सही होगा, लेकिन सभी के केस में गलत होगा। यानी केवल एक ही अनुसरण करता है, जो व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। अब वेन डायग्राम वाले बच्चे देखेंगे, देखिए जितनी भी तस्वीर थी, ठीक है, ये सभी तस्वीर क्या थी, तो सभी तस्वीर चित्रकला थी, ठीक है। और कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, तो चित्रकला की दुश्मनी किससे है बच्चे, तो चित्रकला की दुश्मनी सस्ती से है। अब देख लो इन दोनों के बीच में भी 100% वाली दुश्मनी, और इन दोनों के बीच में भी 100% वाली दुश्मनी। और मालूम है कि जब 100% वाली दुश्मनी हो, पॉजिटिव कुछ भी कहेंगे गलत, निगेटिव कुछ भी कहेंगे सही, और पॉसिबिलिटी कुछ भी कहेंगे गलत होगा। पहला कहता है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, तो देखिए तो तस्वीर है चित्रकला के अंदर, और चित्रकला की दुश्मनी है सस्ती से, यानी तस्वीर की दुश्मनी है सस्ती से, यानी पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है सभी चित्रकलाएं तस्वीर है, क्या सभी चित्रकला तस्वीर दिख रहा है, तो नहीं सर, कुछ चित्रकला तस्वीर दिख रहा है, तो इसीलिए दूसरा नंबर हमारा गलत है। तो 1 सही है, 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर केवल 1 लगाएंगे। और ऐसी व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अब देखो यदि सुनीता अनीता से लंबी है, तो अगर हम अनीता की बात करते हैं, तो अनीता से लंबी कौन है बच्चा, तो सुनीता है। फिर कहता है रानी चित्रा से लंबी है किंतु बानू से छोटी है, तो रीना कोई है जो चित्रा से लंबी है, ठीक है, लेकिन किससे, तो बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है। अब अनीता किससे छोटी है, तो अनीता चित्रा से छोटी है। देख लो अनीता जो है वो चित्रा से छोटी है। अब कहता है चित्रा सुनीता से लंबी है, और चित्रा किससे लंबी है, तो सुनीता से, यानी इन दोनों के बीच में कौन आने वाली है, तो इन दोनों के बीच सुनीता आने वाली है। तो सबसे छोटी कौन है, तो इन सबके ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे लंबी बानू और सबसे छोटी अनीता निकल जाएगी। तो अनीता किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 लोग। अब बताया नहीं कि आमने सामने बैठा है कि विपरीत बैठा है, तो इस कंडीशन में हम आमने सामने बैठाएंगे, नीचे वाले लाइन को नॉर्थ और ऊपर वाले लाइन को हम लोग साउथ मान लेंगे। अब जिस तरह से कहा गया है कर दो। यदि ई किसी एक सिरे पर नहीं है, यानी कि ई जो है ना वो कहाँ नहीं है, तो कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो ना तो यहाँ ना ही यहाँ, ना तो यहाँ ना ही यहाँ,
फिर कहता है डी एफ के बाएं दूसरा बैठा है, तो नीचे ही बैठा देते हैं, मन करे ऊपर मन करे नीचे, आपकी मर्जी। तो जहां भी एफ बैठा हुआ है उसके बाएं पहला नहीं दूसरा, कौन बैठा हुआ है, तो डी। अब एक लाइन पे तीन ही लोग को बैठना था, तीन की व्यवस्था नीचे हो गई तो तीन की व्यवस्था ऊपर कर दो। अब कहता है सी ई का पड़ोसी है, तो सी जब ई का पड़ोसी है, इसका मतलब है कि सी जब ई का पड़ोसी है तो दो लोग नीचे हो नहीं सकते, तो अब ऊपर ही आएगा। और ई देखो कॉर्नर में नहीं है, तो ई को तो बीच में ही रखना पड़ेगा ना। अब सी या तो यहां हो या तो यहां हो, और किसके लिए, तो सी के लिए। डी के विकर्णगत सामने बैठा है, तो डी के विकर्णगत सामने बैठा है यानी कि सी को हमें यहां रखना होगा, तभी वो डी के विकर्णगत सामने बैठ पाएगा। बी एफ का पड़ोसी है, अब बी देखो तो किसका पड़ोस सामने बैठा और बी एफ का पड़ोसी है। अब छह लोग में से बी एफ का पड़ोसी है तो बी को यहां रख लो। अब बच गया बेचारा ए, तो पूछ रहा बी के सामने कौन होगा, तो बी के सामने बच्चे ई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए आरके जी का नेट नहीं चल रहा है, हो सकता है बाबू कभी कभी सर्दी में मौसम के डिस्टरबेंस के कारण नेट जो है ना वो इशू करने लगता है। एक बार आप उसको जो है ना वो रीसेट कीजिए फ्लाइट मोड में जाकर, और फिर से अपने मोड में वापस आइए, आपकी नेट अगर होगी तो वो चलने लगेगी। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, पांच लड़कियां हैं MNOP और 9, एक पंक्ति में MNOP, ये 9 नहीं है रे, ये क्यू है। देख क्यू नीचे दे दिया है ना, ये 9 ने, इसको सही कर लीजिएगा। MNOP क्यू, पी क्यू के दाईं ओर है, तो जहां भी क्यू को रखेंगे इसके दाईं ओर किसको रखेंगे, पी को। एन क्यू के बाईं ओर है, तो एन जो है ना वो क्यू के बाईं ओर है। लेकिन, तो लेकिन किसके लिए, तो एन के लिए। एम के दाईं ओर है, तो एन एम के दाईं ओर है। पी ओ के बाईं ओर है, अब पी किसके, तो ओ के बाईं ओर है। अब पूछ रहा है सर दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है, तो यही पांच लड़कियां हैं, तो दाईं ओर तो हमारा यही होने वाला है और बाईं ओर हमारा ये होने वाला है, तो दाएं छोर पे ओ खड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा सोकर देख रहे हैं इसलिए नहीं चल रहा है। देखिए विमल का लॉजिक बड़ा विचित्र है कि सर सोकर देख रहा है वो इसीलिए नहीं चल रहा है। ऐसा होगा कि नेट बोलेगा कि सो के देखोगे तो नहीं चलेंगे और खड़ा हो जाओगे एक पैर पे तो बहुत स्पीड में चलने लगेंगे। नेक्स्ट देखोगे बच्चे, क्या किए हो भाई साहब, चार में से तीन गया, एक नहीं, छः चार की 24, पंक्ति आई 15, एक कम 15। चार 10, पाँच तीन 8, एक 9, 10 नवा 90, दुना नहीं, तीन तीन 6, एक 7, चार 10 5 15, 15 3 18, एक 19, 9 एक 10 नहीं, 19 सत्ते 9 सत्ते 33 से, 10 5 15, 15 10 25 26 27 28, 19 7 28 हाथ में 5 7 19 14 5। आह देख लो बच्चा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या किया ना कि सबको जोड़ दिया, 0+6+4+5+1+3। जब सबको जोड़े तो 6 4 10 5 15, 15 1 16 और 3 19, और इस 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 7 63 का 3 हाथ में 6 बचा, 7 का 7 और 6 13, 133 हो गए। सेम प्रोसेस क्या किया, 8 + 2 + 5 + 6
+4 +3। 8 2 10 5 15 6 21 4 25 और 3 28। 28 को फिर से उसने 7 से ही मल्टीप्लाई किया। 28 56 का 6 हाथ में 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19 हो गए। अब सेम काम हम क्या करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे। 2 + 1 + 5 + 4 + 3 + 7, सबको जोड़ दो। 2 1 3, 5 3 8 4 12, 3 15 और 15 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 22 हो जाएंगे। 22 को किससे गुना, 7 से गुना। तो 7 दूनी 14 हाथ में बचा एक, 7 दूनी 14 और एक 15, यानी 154 चाहिए। 154 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे उचित आंसर है। तो देख लीजिए, लगभग लगता है कि 45 सेकंड से ऊपर मुझे बनाने में इसको लग गए। चौथा या पांचवा अटेम्प्ट में जाकर के ये संभला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अच्छा, अगर हम वर्ग की बात करें तो 2 है, ट्रायंगल 2 है, सब फिगर 2 है, एक फिगर सिर्फ 3 है, तो फिगर से तो नहीं गया। पैक आकृति 4 है और ओपन आकृति 5 है, नहीं गया। एक डॉट वाला, एक डॉट वाला, एक डॉट वाला, 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 3 डॉट। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ग्रुपिंग ऑफ फिगर है ये, ठीक है। आपको एक जैसे क्वेश्चंस का ग्रुप का लॉजिक ढूंढना है। तो देखिए, पहला लॉजिक अगर हम ढूंढने गए तो इसमें भी वर्ग है और इसमें भी वर्ग है, तो 2 गो वर्ग वाला मिला और 2 गो ट्रायंगल वाला मिला, यानी 2 2 का ग्रुप बनना चाहिए। लेकिन यहां देख लो, यहां 3 3 का ग्रुप बनाया है। कितने का ग्रुप बनाया है, तो 3 3 का ग्रुप बनाया है। यानी हम तुरंत सोच लेंगे कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। फिर से हमने सोचा कि बंद आकृति 4 है, तो 4 का ग्रुप है नहीं, तो हमको इसको 3 के ही ग्रुप में सेट करना है। तो जब 3 के ही ग्रुप में सेट करना है, तो फिर एक लॉजिक हमारे सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आया। और लॉजिक क्या था, 2 नंबर में देखो एक ही डॉट था, 3 नंबर में भी देखो तो एक ही डॉट था, और 5 नंबर में भी देखो तो एक ही डॉट था। इसका मतलब 2 3 5 होने चाहिए। तो देखो, यहाँ 2 6 5 है, यहाँ 2 3 5 है, यहाँ 2 3 5 है, यहाँ 2 6 7 है, यानी इसी दोनों में से कोई होने चाहिए। तो अब देखिए, तो हमने 2 लॉजिक वाले देखे, 2 डॉट वाले, 2 डॉट यहाँ दिखा, 2 डॉट यहाँ दिखा और 2 डॉट यहाँ दिखा, यानी 4 8 और 9 चाहिए। तो देखो, यहाँ 4 8 9 नहीं दिख रहा है, यानी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख लो, तो यहाँ 4 8 9 दिखता है क्या, अच्छा इसमें 3 डॉट है जी, ओहो। तो चलिए 3 डॉट वाला ही देख लेते हैं। 4 में 3 डॉट है, 6 में 3 डॉट है और 7 में 3 डॉट है, यानी कि 4 6 और 7 चाहिए। तो 4 6 7 यहाँ मिल गया, यहाँ कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एकदम दमदार क्वेश्चन था। पहली बार में तो ये हाथ ही नहीं लगा, लेकिन दूसरी बार में डॉट पे जैसे ही माइंड कंसंट्रेट हुआ, आंसर देने को ये रेडी हो गया। अच्छा देखिए, तो इसमें तो ये पकड़ा जा रहा है ना, सिलेंडर कप का आकृति देखिए, दिख रहे हैं, हैंडल लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। तो हैंडल किस में लगा, तो 5 में 7 में और 9 में हैंडल लगा। इसमें 5 7 9 है, इसमें देखो 5 7 4 है, इसमें देखो 5 7 9 है और इसमें 5 7 नहीं है। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब फिर हमको एक जैसा आकृति ढूंढना है। तो एक जैसा आकृति अगर हम ढूंढेंगे, तो एक में है, बंद है, 3 1 6 2 4 और 8, 2 4 और 8। देख लो, 2 4 और 8,
2, 4 और 8 एक सिलेंडर नुमा आकृति है जिस पे ढक्कन लगाया गया है। तो देखिए, तो 2, 4, 8, 2, 4, 8 इसमें भी नहीं, 2, 4, 8 इसमें भी नहीं, क्या दिया है? 1, 4, 6 दिया है और 3, 4, 8 दिया है। 3, 4, 8 में अलग अलग आकृति हो गई। 1, 4, 6 की बात करें तो 1, 4 और 6, 1, 4 और 6, 2, 3, 8 होने चाहिए, 2, 3, 8 नहीं दे रहा है। अब या तो 1, 4, 6 के साथ जाएगा या तो 3, 4, 8 के साथ जाएगा। 1, 4, 6 में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? और 3, 4, 8 की बात करें तो 3, 4, 8, तो फिर 1, 2, 6 हो जाएगा। 1, 2, 6 नहीं है, 1, 2, 6 नहीं है, 2, 3, 8, 2, 3, 8। देखिए, अगर हम लोग यहाँ 3, 4, 8 लेते हैं, 3, 4 और 8 लेते हैं, तो हमारे पास फिर 1, 2 और 6 बचेगा। यहाँ देख लो, 1, 2, 6 है ही नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चंस का नहीं, ऑप्शंस का गेम था। ठीक है, केवल क्वेश्चंस पे ये फिगर नहीं बना हुआ था, वो चाह रहा था कि क्वेश्चंस के साथ क्या लीजिए, ऑप्शंस लीजिए, तभी हम बनेंगे। यानी इसको कहा जा सकता है कि ये खतरनाक वाला क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट रहते हुए भी इतना समय अगर लग गया, इसका मतलब सही में बच्चे, ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, खतरनाक क्वेश्चन है। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऑप्शंस भी रखना होगा, तभी आप इसको सही कर सकते हो। तो ये आज के सेशन का मुझे लाजवाब क्वेश्चन लगा। 9, 6, 15 और 15 और 10, 25, 26, 27, 10, 37, 38, 30, 30, 60, 8 दूनी 16 +2। ठीक है, देखो तो, अगर हम सबको जोड़ दें 11, 12, 6 और 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 15, 10, 25, 25 और 10, 35 और 3, 38। 38 को किया 2 गुना तो हो गया 76, और +2 कर दिया तो हो गया 78। ठीक है, सेम काम कर दो। 14 + 10 24 और 24, 7, 8, 7, 15, 8, 7, 15 और 10, 25 और 10, 35, 4, 39, 39 को 2 गुना करो। 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1, 30 दूना 60, 3 दूना 6, 1, 7, और +2 कर दो, 80 लगा दो। 80 किस ऑप्शन में है? ये भाई 80 तो ऑप्शन में है नहीं। इतना अच्छा से सेट हो गया था, आप कुछ और लॉजिक सोचते हैं। 11, 66, 69 नहीं। देखो, दूसरा लॉजिक भी मिल रहा है। सबसे पहले 11 को 12 से गुना कीजिए, कितने हो गए? 132 हो गए। और उसके बाद 6 को 9 से गुना कीजिए, तो 9 छक कितना हो गया? तो 54 हो गया। अब इसको आपस में माइनस कर दीजिए, तो आपस में माइनस करोगे, 12 में से 4 गया, 8 बच गए, और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, यानी 78 आ गया। कर देखते हैं सेम लॉजिक अप्लाई। हम 14 को किससे गुना किए? 10 से, तो 14 दही यहाँ कितने हो गए? तो 140 हो गए। और फिर 7 को गुना किए 8 से, 8 सती कितने हो गए? तो 7 8 56 हो गए। माइनस कर लो, 10 में से 6 गए, 4 बच गए, और 13 में से 5 गया, तो 8, 5, 13, 84 बच गया। देखो तो 84 दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगा लेंगे बच्चे? तो 84 लगा लेंगे, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। हाँ बिल्कुल, 11 12 को गुना किया और 6 9 को गुना करके आपस में माइनस कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, ये वाले भाई साहब जो हैं पहले पूरब में थे,
अब ये वाले भाई साहब उत्तर में चले गए, अब ये वाले भाई साहब पश्चिम में आ गए, फिर वो नीचे आ गया। तो इस बार जो है ना ये वाले भाई साहब जो हैं वो नीचे दिखने वाले हैं। तो नीचे दिखने वाले हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3 बच गया। मुझे लगता है किसी एक और से चेक कर ले क्या? तो देखो तो इस फिगर को देखे तो यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ चला गया, इसके बाद ये ऊपर चला गया, इसके बाद ये यहाँ चला आया। तो अगली बार में ये फिगर मुझको यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को आंसर कीजिए, वही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए तो पहले स्टार की संख्या इस कॉर्नर पे थी, अब स्टार की संख्या इस कॉर्नर पे गई, अब स्टार की संख्या इस कॉर्नर पे आई, अब स्टार की संख्या इस कॉर्नर पे है, तो अब स्टार की संख्या इस कॉर्नर पे होगी। सब में है, सिर्फ इसमें स्टार की संख्या यहाँ है, ये कैंसिल हो गया। एक भी फिगर नहीं था, फिर एक सर्किल मिला, फिर 2 सर्किल मिला, फिर 3 सर्किल मिला, तो अब 4 सर्किल मिलने वाला है। इसमें 3 सर्किल है, इसमें 3 सर्किल है, इसमें 4 सर्किल है, यानी इसके लिए भी परफेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। क्वेश्चन तो आज अच्छे अच्छे दिए गए हैं जी। 4 मित्र हैं ए बी सी डी, एक धनराशि में धन जमा करते हैं। सी द्वारा जमा राशि से दुगना ए जमा करता है, तो सी से दुगना कौन करता है? तो ए करता है। फिर कहता है बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि की आधी है, तो ए से जैसे ही आधा आएंगे, ए से आधा आएंगे, तो किसका मिल जाएगा? बी का, यानी सी और बी बराबर धनराशि जमा करता है। डी द्वारा जमा राशि बी की आधी है, तो बी की आधी धनराशि कौन जमा करता है? तो बी की आधी धनराशि डी जमा करता है। इन दोनों ने एक समान धनराशि जमा की है, तो सी और बी जो है उसने एक समान धनराशि जमा की है। सी बी किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। आप इसको चाहते तो प्लेस वैल्यू का नंबर भी दे सकते थे, जैसे मान लेते कि सी ने 100 रुपये जमा किया है, तो कहता है कि ए ने सी से दुगना राशि जमा की है, तो ए के द्वारा कितने हो गए? तो जब सी ने 100 रुपया तो ए उसका दुगना यानी 200 रुपया। फिर बोला बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि से आधी है, तो ए से आधा है तो ए 200 है, तो बी कितना होगा? तो 100 होगा। और फिर कहता है डी का जमा राशि बी का आधा है, तो बी जब 100 है तो डी कितना हो जाएगा? तो डी 50 हो जाएगा। अब पूछा सर किन दो लोगों ने एक समान धनराशि जमा की है? तो सी और बी ने एक समान धनराशि जमा की है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। अब लीजिए शशि कुमार का भी आज मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। बच्चे मौसम इफेक्ट पड़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा देखो क्या कहता है, मानव प्राणी, शिक्षक और स्नातक। अच्छा बताओ, जितना भी शिक्षक होगा सब मानव प्राणी होगा, और जितने भी ग्रेजुएट होंगे मानव प्राणी। कभी गाय बैल को ग्रेजुएशन का रिजल्ट लेते देखा है? नहीं। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा मानव प्राणी हो गया और ये शिक्षक हो गया, लेकिन सारे शिक्षक ग्रेजुएट हो हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा वेन किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो 1 में दिख रहा है। तो आंसर हमारा ए जो है ना बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाए, क्योंकि सारे शिक्षक ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं। अब सोचो जो 9th-10th वाले बच्चे या 11th-12th वाले बच्चे जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो भी तो किसी के शिक्षक हुए, लेकिन वो ग्रेजुएट तो नहीं होते हैं। तो सारे शिक्षक को हम ग्रेजुएट नहीं कह सकते हैं। अब देखो पूछता है सर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां देखो, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को देखोगे तो ये वाली हिस्से जो है ना 6 भाग में बटे हुए हैं। तो 6 भाग में बटे हुए हैं, इसमें 12 ट्रायंगल मिल जाएंगे। बोलोगे सर 12 कहाँ? तो 1 2 ये पूरा 3, 4 5 ये पूरा 6, 6 के बाद ये रहा 7, ये रहा 8, इधर से ये 9, इधर से ये 10, इधर से ये 11 और इधर से ये 12। तो इसमें कितने मिल गए? 12। अब ध्यान देना, यहां से मुझे मिलेगा 3, तो 3 3 3 6 और 3 9 और 9 3 12। तो यहां से भी मुझे मिल गए 12। तो 12 12 कितने हो गए? 24। लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी हिडन ट्रायंगल दिखाता हूं। देखो 1 2 3
4, यानी इसमें 4 हिडन ट्रायंगल भी मिलेंगे। तो 12 12 24, 24 और 4 कितने हो गए, तो 24 और 4 28 हो गए, यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या 28 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा था। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग किसको कर लोगे, तो बी नंबर को लगा लोगे, उसी में 28 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा सर कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से देखोगे। पहले अगर इस हिस्से में देखें तो इस हिस्से में हमें 1 2 और 1 3 त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। 3 के बाद देखोगे ये छोटू अगर हम ले लें तो ये 4 हो गया, और इस पूरे बड़े को ले लें तो ये 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम इस पूरे बड़े को ले लें तो ये 6 हो गया, और यहां से हम इस पूरे बड़े को ले लें तो ये 7 हो गया, और अगर इस पूरे बड़े को ले लें तो ये 8 हो गया। यानी सिर्फ इतना ही हिस्से में हम लोग कितना ट्रायंगल पा लिए, तो 8 ट्रायंगल पा लिए। 8 के बाद देखोगे बच्चे, 8 के बाद ये रहा 9 नंबर का, ये रहा 10 नंबर का यहां से, और ये दोनों अगर मिला दें तो ये हो गया 11 त्रिभुज। 11 त्रिभुज मिल गए। अच्छा 11 के बाद देखोगे, अगर हम लोग इस वाले को देखें तो ये हो गया 12 नंबर का त्रिभुज, और अगर इस पूरे बड़े वाले को देखें तो ये हो गया 13 नंबर का त्रिभुज। बस इसमें 13 त्रिभुज ही मिलने हैं। किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 13 दिख रहा है। तो आंसर हम लोग क्या लगा लेंगे, तो आंसर 13 लगा लेंगे। रवि जी 11 आया, यानी आपका ये जो ब्लू वाला 2 ट्रायंगल है ना बच्चा, ये 2 ट्रायंगल आपसे छूट गया, जो हिडन ट्रायंगल था ना वो 2 छूट गया। वो 2 जैसे ही जोड़ोगे ना तो आपके 11 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 13। तो 8 ट्रायंगल तो आपको यहीं से मिल गया, 3 यहां से मिल गया, 8 3 11। 11 के बाद ये बड़ा वाला मिलाओगे तो 12, और ये सबसे बड़ा वाला देखोगे तो 13। यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी थी, तो इसमें ट्रायंगल की टोटल संख्या जो थी ना वो 13 दे गई थी। तो आंसर हमारे 13 हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने 34 क्वेश्चंस को ही पिक किया था, क्योंकि आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट की संख्या 3 या 4 पजल के साथ रखी थी, ठीक है। तो यूं ही सिलसिलाएं चलती रहेंगी, आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। और इस बार जो है ना, आपको किसी भी सूरत हाल में अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए एक रिजल्ट पक्का करना है। तो जितना मेहनत करना पड़ सकता है करो, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू भी करते हैं। आज देख लो, आज 3 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट रहने पर भी चैलेंज कर रहे थे कि सर कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और ऊपर का दिमाग लगाइए तो काम चलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको रखना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में बैठो तो आपसे चूक ना हो। और जिस बच्चे से एग्जामिनेशन में चूक नहीं होगी, आज के डेट में वो रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का जमाना है। तो चलिए बच्चे, थोड़ा लेवल बढ़ाइए सर। अच्छा अभी लेवल खराब चल रहा है जी, बताइए तो। एकदम प्योर जो एग्जाम में लेवल आता है वही लेवल दे रहे हैं। अगर हाई लेवल से मुलाकात करनी है ना, तो बिल्कुल किसान कोल्ड स्टोरेज में 5 to 6 PM 20 क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे, इसको आकर के लगाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। फिर कल हमारी मुलाकात होगी। कल भी हम लोग 30 से 40 के बीच में करेंगे। क्लास को रेगुलर कीजिएगा सर। अच्छा बताओ, दशहरा से जो रेगुलर हुए हैं, हम अभी तक रेगुलरिटी अपनी मेंटेन किए हैं हमेशा। कभी टूटी है तो छुट्टी में कभी कभी टूटेगी, ठीक है। छुट्टी कभी कभी जो होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा टूटेगी ही, क्योंकि लैब की स्थिति जो होती है वो थोड़ी सी बंद उंद हो जाती है, तो जिसके कारण थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो उतना छुट्टी चलता है। कभी कभी आप भी रिफ्रेशमेंट ले लिया करो। और जिस दिन मेरी क्लासेस नहीं होती है ना, कुछ मत करो, पीछे का वीडियो ले जा करके उसमें से जो आपने करेक्शन किया है ना कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है, पीछे के वीडियो से निकाल करके उन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लिया करो। समय बर्बाद नहीं करना है अपना ये 1 घंटा। और बाकी तो मंडे टू संडे हम अवेलेबल हैं ही आपके लिए। मंडे टू फ्राइडे 8 से 9 रहते हैं, और बाकी अब सैटरडे संडे आप लोग के डिमांड पे शाम को 7 बजे से ही आने लगे हैं, जो पहले लेट नाइट आते थे। तो मंडे टू संडे
अब 30 दिन काम करके माइंड भी कभी कभी जो है ना वो बोर हो जाता है, तो कभी कभी छुट्टी बनती है। और मेरी आदत नहीं है कि चलो भैया वीडियो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, रिकॉर्डिंग में बच्चा पढ़ लेगा। तो मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है कि मैं क्लास को रिकॉर्ड करके यहाँ लगा दूं और यहाँ मेरी क्लास चल रही है और मैं कहीं और घूम रहा हूँ। इसमें मुझे ही सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। नहीं बच्चे, वो वाली टेस्ट तो लाइव नहीं होगी, ठीक है। वो कंपनी की पॉलिसी आई है कि वो वाली टेस्ट को लाइव नहीं करना है, तो आप उस टेस्ट को ऑफलाइन मोड में ही आकर के दे सकते हो। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी सेम सेशन में, सेम टाइम पे, 8 o'clock रात्रि में। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सभी लोगों को।